हेलो एवरीवन। तो आपके दिमाग में कभी तो ये आइडिया ज़रूर आया होगा ना कि हमारा सोलर सिस्टम जो है वो बना कैसे है? हम कौन से प्लेनेट में रहते हैं? हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है ना? ये सारे-सारे कभी ना आप तो ज़रूर सोचे होंगे। अगर नहीं सोचे हैं ना तो अब सोच लो, क्योंकि आप 12th में हो ना, तो 12th में एनसीईआरटी ने जो है एक चैप्टर दिया है इवोल्यूशन के नाम से, और इस इवोल्यूशन चैप्टर में हम ये सारी-सारी बातें बात करेंगे। है ना? कि कैसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ है, कैसे सोलर सिस्टम बना है, कैसे सन जो है वो फॉर्म हुआ था। है ना? बहुत सारे थ्योरी है इसके अंदर जो कि हम कवर करेंगे मात्र 30 मिनट्स के अंदर। तो कुछ-कुछ बातें करना है इसके अंदर, तो मैं बताता हूँ। सबसे पहले बात करें अगर इवोल्यूशन की, तो इवोल्यूशन से आपको समझ क्या आता है ना? इवोल्यूशन का मतलब क्या है? कोई बात नहीं, इसको इजी वे से समझते हैं। इवोल्यूशन का अगर मैं एग्जांपल दूं तो कैसे होगा? जैसे कि पहले आप सबको पता है कि हम पहले क्या थे? बंदर थे। धीरे धीरे क्या हुआ, उसमें चेंजेस आते गया, जिसके कारण अब हम जो इंसान बन गए। सिंपल सी बात है, ये सबको पता होगा। तो एक्चुअली हुआ क्या होगा ये तो सबको पता है, आप किसी से भी पूछोगे तो ये बोल देगा, लेकिन आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हो तो आपको तो पता होना चाहिए ना कि एक्चुअली होता क्या होगा। तो कुछ ज़्यादा कुछ नहीं, अगर आपने मेरा जेनेटिक्स का वीडियो देखा है ना, तो वो आप बहुत ही ईज़ी वे से समझ जाओगे। नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे दी हुई है, पहले उसको देख लें। है ना? कोई बात नहीं, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, अगर आप समझ जाते हो तो अच्छी बात है। देखो एक्चुअली क्या हुआ होगा, जैसे बंदर है ना, बंदर का क्या डीएनए में थोड़ा बहुत चेंज आया होगा, है ना? उस चेंजेस कैसा आया होगा, तो सिंगल बेस पेयर में क्या होगी, कुछ चेंजेस आई होगी। उसी को हम क्या कहते हैं? म्यूटेशन। तो कहीं न कहीं जो बंदर है उसके अंदर क्या हुआ होगा, सिंगल बेस और पेयर ऑफ डीएनए में कुछ चेंजेस आया होगा, जिसके कारण म्यूटेशन हो गया। अब उसी म्यूटेशन के होते-होते क्या, जो म्यूटेशन हुआ होगा, तो वो म्यूटेशन जो है होते हैं बहुत बार म्यूटेशन होते गया होगा, तब जाकर के ये जो ये सीरीज है, इस तरह कुछ सीरीज आया होगा, तब जाकर के हम इंसान बने हैं। तो जितना भी ये मजेदार लग रहा है सुनने में कि हाँ किस तरह से हम इंसान बने हैं, उतना ही मजेदार ये चैप्टर है, सच बताऊं तो। और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही ज्यादा ट्विस्ट है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर को बिल्कुल मिस मत करना, और एंड तो बिल्कुल ही मजेदार है। और हाँ, बहुत सारे ट्रिक्स भी मैंने बताए हैं, तो ट्रिक्स को बिल्कुल मिस मत करना, जो कि आपको याद करने में भी बहुत आसान हो गया है ना। तो चलो बने रहो इस चैप्टर के साथ, और इस लेक्चर को शुरू करते हैं आप। तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन तो हमने पढ़ लिया है। अब कुछ बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, जैसे कि यूनिवर्स की एज कितनी है, अर्थ की एज कितनी है ना, यूनिवर्स कितने साल पहले फॉर्म हुआ था। तो यूनिवर्स जो है 20 बिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हो चुका था, है ना। उसकी एज कितनी है? 20 बिलियन ईयर्स है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसलिए मैंने लिखा है कि आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। और एनसीईआरटी ने ये पॉइंट जो है ना, ये सब एज के बारे में कहीं कहीं लिखा है, बीच बीच में लिखा है। तो आप अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो थोड़ा प्रॉब्लम आएगी। तो मैंने इसको एक सीक्वेंस में समझो तो लिखा है, इसमें आपको याद करने में आसानी होगी, है ना। तो और अर्थ की एज कितनी है? 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि जो अर्थ है वो 4.5 बिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुआ था। अगर आपको याद पता है, इतना तो सबको पता होगा कि ये कि यूनिवर्स है, यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे प्लेनेट होते हैं, बहुत सारी गैलेक्सी होती है। हम कौन सी गैलेक्सी में रहते हैं ये पता है? तो हमारे गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, है ना। तो बहुत सारे गैलेक्सी है, उसमें बहुत सारा प्लेनेट है, उसके अंदर हमारा अर्थ आता है। तो सिंपल सी बात है, ये प्रोसेस जो है बहुत धीरे धीरे चला है ना, इसीलिए तो हम ये जो यूनिवर्स की एज है वो 20 बिलियन ईयर्स है, लेकिन अर्थ की एज है ओनली 4.5 बिलियन ईयर्स। तो समझ रहे हो कितने साल को बाद, कितने सालों बाद जो है अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। अब अर्थ जब बना तो अब उसमें हमारी लाइफ भी तो आएगी, है ना। अर्थ जब बन चुका है तो कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म भी तो आएगा। अब हम कैसे ऑर्गेनिज्म है? हम तो सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। पर सबसे पहले जो लाइफ फॉर्म हुआ था वो नन सेलुलर की लाइफ फॉर्म हुई थी। मैं फिर से बता रहा हूँ कि सबसे पहले जो अर्थ में लाइफ फॉर्म हुई थी वो नन सेलुलर लाइफ थी, जिसमें कि सेल्स प्रेजेंट नहीं थे, है ना। तो वो कम फॉर्म हुआ था? वो फॉर्म हुआ है 3 बिलियन ईयर्स पहले, है ना। 3 बिलियन ईयर्स पहले, आज से 3 बिलियन ईयर्स पहले जो है नन सेलुलर की लाइफ फॉर्म हुई थी। अगर बात करें कि सेलुलर लाइफ फॉर्म कब हुआ, तो सेलुलर लाइफ फॉर्म हुआ है 2 बिलियन ईयर्स अगो। मतलब हम कैसे ऑर्गेनिज्म है? सेलुलर ऑर्गेनिज्म, है ना। प्लांट भी कैसे हैं? वो भी सेलुलर में आते हैं। तो मैं हो सकता है कोई जो भी एक सेलुलर ऑर्गेनिज्म होगा वो 2 बिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हुआ है ना। आपको अगर याद हो तो हम पढ़ते हैं ना वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स। अगर आपको नहीं आता तो कोई बात नहीं, एनिमल किंगडम जब अपन पढ़ेंगे तो उस टाइम क्लियर हो जाएगा। अभी बता देते हैं, जो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं वो 500 मिलियन ईयर्स पहले फॉर्म हो चुके हैं। ज्वाल फिश जो है वो 350 मिलियन ईयर्स अगो पहले, यानी कि पहले फॉर्म हुई थी। सीवीड जो है 320 मिलियन ईयर्स अगो।
ये जो फिश लाइक रेप्टाइल्स हुआ करते थे वो 200 मिलियन ईयर्स पहले यानी कि फॉर्म हुई थी। डायनासोर जो थे वो सडनली डिसअपेयर हो गए थे। कब हो गए थे? तो 65 मिलियन ईयर्स पहले। 65 मिलियन ईयर्स पहले डायनासोर जो है वो धरती से खत्म हो चुके थे। एक है ये जो ड्रायोपैथिकस एंड रामापैथिकस हैं, ये 15 मिलियन ईयर्स पहले जो है फॉर्म हुए थे। अब बात करते हैं बिग बैंग थ्योरी की। थोड़ा बहुत डिटेल हमने पढ़ लिया था ये इंट्रोडक्शन में ही, पर अब हम इसको अच्छे से क्लियर करते हैं थोड़ा, है ना। बिग बैंग थ्योरी एक थ्योरी है ना, जिसमें बताया था कि क्या हुआ था, हमारा प्लेनेट कैसे फॉर्म हुआ है ना, वो बताया है इस बिग बैंग थ्योरी ने। तो इसका कहना है, इस थ्योरी का कहना है कि सबसे पहले क्या हुआ था, बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, जिसके कारण यूनिवर्स को क्या होना पड़ा था, एक्सपेंड होना पड़ा था। मतलब यूनिवर्स में जब फॉर्म हुआ तो उसके बाद उसमें बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था, जिसके कारण यूनिवर्स को क्या होना पड़ा, एक्सपेंड होना पड़ा। और टेम्परेचर जो है वो कम डाउन हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, तो हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसेस फॉर्म होने शुरू हो गए। इसके बाद जाकर के हमारा अर्थ फॉर्म हुआ, पर उस टाइम अर्थ में क्या नहीं था, एटमॉस्फेयर प्रेजेंट नहीं था। एटमॉस्फेयर मतलब क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस, मतलब कोई भी गैसेस थे वो प्रेजेंट नहीं थे। तो अब अर्थ में अगर एटमॉस्फेयर नहीं है तो क्या कोई भी सेलुलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो सकता है क्या, जिंदा रह सकता है क्या, तो नहीं रह सकता। इसीलिए सबसे पहले लाइफ किसकी फॉर्म हुई थी, नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म हुई थी, जो कि हमने पहले देखा था ना, नॉन सेलुलर लाइफ फॉर्म हुई थी पहले। तो उस टाइम जो है वो नॉन सेलुलर जो है वो जी रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, बहुत प्रोसेस के होने के बाद क्या हुआ, वाटर वेपर्स का फॉर्मेशन हुआ, मीथेन गैस मिला, CO2 मिला और NH3 मिला, मतलब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये सब के मिलते ही अब डाउट ये आ रहा होगा ना, पहली बात कि ये सब गैस मिले कहाँ से। तो ये जो हमारा अर्थ था, है ना, जब अर्थ फॉर्म हो चुका है, मतलब यूनिवर्स से था, ये जो यूनिवर्स है वो क्या बना, फॉर्म कर चुका है, अर्थ का फॉर्मेशन कर चुका है। तो ये अर्थ को ना एक मोल्टेन मास ने कवर करके रखा था। एक मोल्टेन मास ने अर्थ को क्या करके रखा है, कवर करके रखा था। और उसी मोल्टेन मास से ये सारे गैसेस जो है ये रिलीज हो रहे थे। अब ये जैसे रिलीज हो रहे हैं, वाटर वेपर रिलीज हो रहा था, मीथेन रिलीज हो रहा था। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है, CH4 होता है ना, CH4 सबको याद होना चाहिए। CO2 मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, और NH3 मतलब अमोनिया, ये चारों जो है ये रिलीज हो रहे थे। तो एक टाइम क्या हुआ, ये जो वाटर वेपर है, ये जो वाटर वेपर है, मतलब कि समझो तो क्या है, वाटर ही तो है। तो वाटर जो है एक बार यूवी लाइट के प्रेजेंस में आ गया था। तो यूवी लाइट के प्रेजेंस में आते ही क्या हुआ, इससे हाइड्रोजन अलग टूट गया और ऑक्सीजन जो है अलग चल टूट गया। अब उससे क्या हुआ, जो हाइड्रोजन था ये लाइटर है ऑक्सीजन के सामने, ये तो कम है ना, ये तो सिंपल सी बात है, ये लाइटर सब्सटेंस रहा। तो ये जो है ये क्या कर गया, स्केप कर गया। तो स्केप करते ही हमें क्या मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। मतलब हमारे जो अर्थ है उसमें क्या में फॉर्म हो गया, ऑक्सीजन का फॉर्मेशन हो गया। ऑक्सीजन जैसे अर्थ में मिला, CO2 मिला, तो सिंपल सी बात है, अब सेलुलर लाइफ का फॉर्मेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो सिंपल सी बात है, सेलुलर लाइफ का फॉर्मेशन हो सकता है। सब अब मान लो कोई भी प्लांट आया होगा, तो प्लांट क्या करेगा, CO2 को ले लेगा, ऑक्सीजन दे देगा, और ऑक्सीजन हम ले लेंगे। मतलब इस तरह से हमारा लाइफ का क्या हुआ, फॉर्मेशन होना शुरू हो गया, है ना। अब जैसे कि जो बच गया गैसेस, ऑक्सीजन है, अमोनिया है, CH4 है, ये सब जब मिलते हैं तो बताया गया है कि हाइड्रो ये जो वाटर वाटर है और कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्म, और भी अदर गैसेस जो है उसका फॉर्मेशन करते हैं। लेकिन आपको बस याद इसमें ये रखना है कि ये एक थ्योरी है जिसमें बहुत बताया है कि यूनिवर्स से किस तरह अर्थ फॉर्मेशन हुआ और अर्थ में किस तरह लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है, ये बताता है ये थ्योरी। इसके बाद बताते हैं, जब ये जो BBT हुआ, मतलब कि जब बिग बैंग थ्योरी हो गया, तो उसके बाद हमारा क्या बना, अर्थ बना। तो आपको ये तो पता होगा कि अर्थ जो है एक, उसके हम अर्थ है ना, ये हम समझे, अगर छोटे में सोलर सिस्टम अगर पढ़ा है तो याद होगा कि बीच में क्या होता है, सन होता है ना, और इसके चारों तरफ प्लैनेट्स जो है राउंड 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 मतलब लगाते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ये तो सभी को पता होगा, है ना। तो ये बता रहा है कि जब बिग बैंग थ्योरी हो चुका था, तो उस टाइम के बाद क्या हुआ ना, एक गैसियस क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ। देखो ये जो है ना, गैसियस क्लाउड का इस तरह से फॉर्मेशन हुआ था। और फॉर्मेशन होने के बाद ये एक फ्लैट डिस्क के जैसा बना, है ना। फिर क्या बना, एक फ्लैट डिस्क का जैसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। और इसके सेंटर में, ये जो सेंटर है ना, इसको हम कहते हैं नेब्यूला। क्या कहते हैं, नेब्यूला। अब ये जो नेब्यूला है, इस नेब्यूला
उनको हम देखा जाए तो ये जो है नेबुला जो था वो उसको हम कहते हैं सोलर नेबुला। ये जो नेबुला बीच में है उसको कहते हैं हम सोलर नेबुला, है ना। सोलर नेबुला ही क्या है, तो सन है। सोलर नेबुला ही क्या है, सन है। बात को समझना है, सोलर नेबुला को हम क्या कहते हैं, सन कहते हैं। और इसी सन के चारों तरफ क्या होता है, तो प्लेनेट जो है ऐसे ऐसे चक्कर लगाते रहती है ना। ये क्लियर हो गई आपको। अब अगर बात करते हैं सोलर नेबुला के अंदर क्या होगा, सोलर नेबुला के अंदर कुछ एटम्स है और कुछ स्मॉल पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करता है, फॉर्म करता है सोलर सिस्टम को, है ना। सोलर सिस्टम मैंने जो पहले बता दिया है आपको। क्लियर है यहाँ तक। अब आते हैं मिलर एक्सपेरिमेंट में। मिलर एक्सपेरिमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट को करने वाले थे एस.एल. मिलर, इसीलिए हम कहते हैं मिलर एक्सपेरिमेंट, जो किया था 1953 में। इन्होंने कुछ खास नहीं किया था, इन्होंने जो वाटर वेपर मीथेन और H2 और NH3 लिया था और उसको हीट किया था 800 डिग्री सेल्सियस पे। ऐसा इसलिए किया था क्योंकि जब बिग बैंग थ्योरी जो ये हमने देखा, तो उसमें जब दिखाया गया था ना वाटर वेपर को, जब यूवी लाइट में लाया गया था तो टूट गया था। तो ये बस ये चेक कर रहे थे कि अगर हम इसको हीट करेंगे तो क्या सच में ऐसा रिएक्शन होता है क्या, और उन्होंने बस नॉर्मली जो है वो एक्सपेरिमेंट किया था। उसके बाद हमारे साइंटिस्ट आते हैं अर्नेस्ट हैकेल, और इन्होंने जो है एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन दिया था, है ना। ये साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्नेस्ट हैकेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है इस चैप्टर के अकॉर्डिंग। और ये जो साइंटिस्ट है इन्होंने ही हमें जो, अगर आपने पढ़ा होगा किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन होते हैं, पढ़ा है ना, एनिमल, प्लांटाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगाई। तो उसमें से 3 क्लासिफिकेशन, मेजर क्लासिफिकेशन जो है ये अर्नेस्ट हैकेल सर ने ही दिया है ना। ये याद कर लेना कौन से किंगडम दिए हैं, तो ये किंगडम एनिमिलिया जिसको में एनिमल्स आते हैं, किंगडम प्लांटाई जिसमें प्लांट्स आते हैं, और किंगडम प्रोटिस्टा जिसमें आते हैं यूकैरियोट्स। तो आपको अगर बता दें तो आपको कंफ्यूजन होती होगी कि यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में, तो आपको याद रखना है कि यूकैरियोट्स में हम लोग आते हैं, प्लांट्स आते हैं, और बात करो प्रोकैरियोट्स की, तो प्रोकैरियोट्स में आता है बैक्टीरिया। क्या आता है, बैक्टीरिया, जैसे कि पीपीएलओ हो गए। वो सारे के सारे जब हम सेल वाले चैप्टर पढ़ेंगे तब क्लियर कर लेंगे। क्लियर है। अब देखो, अन्न जरूरी नहीं कि जो साइंटिस्ट एक बार सही हो जाए आगे भी हमेशा सही होगा। अब देखो यहाँ इनका फेल्योर क्या था, कि अर्नेस्ट हैकेल का कहना था कि जिस तरह मैंने ट्रिक बनाया, ठीक है, समझाने का स्टोरी जो है, मैंने एक स्टोरी बनाया, आप उसको स्टोरी सुनाता हूँ, उसी हिसाब समझ जाओगे। देखो, अर्नेस्ट हैकेल का कहना था, जिस तरह हम जब बच्चे रहते हैं तो किससे खेलते हैं, टॉयज से खेलते हैं, है ना। जब हम बच्चे रहते हैं तो किससे खेलते हैं, टॉयज से खेलते हैं। पर जब बड़े हो जाते हैं तो क्या हम तभी भी टॉयज से खेलते हैं क्या, नहीं खेलते ना, क्योंकि हम जब बड़े हो जाते हैं, एडल्ट हो जाते हैं, तो हमारी जो गोल्स होती है उस पर फोकस करते हैं। हो सकता है कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो सबकी गोल्स जो है अलग अलग हो जाता है। लेकिन जब हम बच्चे रहते हैं तो सभी जिस तरह बच्चे खेलते हैं टॉयज के साथ, है ना, नॉर्मली उसी तरह खेलते हैं। तो अर्नेस्ट हैकेल का कहना था कि अगर इंसान के बच्चे ऐसे करते हैं तो कोई भी एनिमल्स के बच्चे अगर हैं तो वो भी छोटा में वही करेगा, लेकिन बड़ा में होते ही उसकी आदत चेंज हो जाएगी। जैसे कि आप मान लो, अब ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि जब खुद सोचो कि अगर एक मान लेते हैं ना कि एक रैबिट है या फिर मान लो गोट है ना। रैबिट है या मान लेते हैं कोई भी गोट है, ठीक है, और इधर एक लायन है। तो क्या गोट का बच्चा अगर पत्ता खाएगा तो क्या लायन का बच्चा भी पत्ता खाएगा छोटे में, नहीं खाएगा। कैसे खा सकता है, वो उसकी नीड अलग है, इसकी नीड अलग है ना। इसकी नीड अलग है, तो भैया हार्बीवोर्स है, ये तो हार्बीवोर्स है, तो सिंपल सी बात है घास ही खाएगा। लेकिन ये कार्निवोर्स है, ये घास खा ही नहीं सकता। मतलब ये क्या है, छोटा हो या बड़ा हो, नीड तब भी सेम नहीं हो सकती, है ना। तो यहाँ पर अर्नेस्ट हैकेल जो है वो गलत साबित होते हैं, और इसको डिसअप्रूव करते हैं कार्ल अर्नेस्ट बोनपेयर। आपको ये बस याद रखना है, इसमें इतना कहानी याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आपको याद जरूर रखना है कि यहाँ गलती किसकी थी, और इसको गलत साबित करने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था। तो इस साइंटिस्ट का नाम था कार्ल अर्नेस्ट बोनपेयर। ओके, इन्होंने इसको डिसअप्रूव कर दिया था। अब बात करते हैं होमोलोगस ऑर्गन की। तो होमोलोगस ऑर्गन का मतलब क्या होता है, होमोलोगस ऑर्गन का मतलब होता है कि स्ट्रक्चर सेम हो बट फंक्शनली क्या हो, डिफरेंट हो।
जैसे कि मान लो स्ट्रक्चर सेम और फंक्शनल डिफरेंट, इसका मतलब क्या हो, जैसे कि हो गया थोर्न्स एंड टेंडल्स ऑफ बोगनविला एंड कुकुरबिटा। इसके जो थोर्न्स होते हैं, थोर्न्स मतलब समझ रहे हो, जो कांटा होता है, और टेंडल्स का मतलब सभी को पता होगा कि जो एक, अगर मैं अगर अच्छे से बोलूँ तो एक होता है, ये लर बोलते हैं हम लोग एक्चुअली इधर, तो उसको वो जो होता है दिखने में दोनों सेम होते हैं, है ना। थॉर्न्स और टेंडल्स जो होते हैं बोगनविला और कुकुरबिटा के, दिखने में जो है वो बिल्कुल सेम होते हैं, पर फंक्शन दोनों का क्या होता है, डिफरेंट होता है। उसी तरह बात करो हार्ट और ब्रेन और वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट का जो हार्ट होता है और ब्रेन्स होते हैं दिखने में एक्चुअली सेम होते हैं, पर उसका स्ट्रक्चरली कैसा होगा, स्ट्रक्चरल जो है वो सेम है, पर फंक्शन क्या है दोनों का डिफरेंट है ना। क्योंकि हार्ट का फंक्शन क्या है, हार्ट का काम क्या है, हार्ट का काम है पंपिंग करना, ये पंप करेगा, ब्लड को पंप करेगा। लेकिन ब्रेन का काम क्या है, ब्रेन का काम क्या है, ब्रेन का काम है सोचने का, है ना। जो भी मैसेज इसको न्यूरॉन्स पहुंचाएंगी वो तुरंत एक्शन करेगा। लेकिन दोनों का फंक्शन क्या हो गया, अलग हो गया, पर दोनों का स्ट्रक्चर कुछ सेम दिखते हैं, है ना। एनालॉगस ऑर्गन जस्ट उसका अपोजिट है। एनालॉगस ऑर्गन कहता है कि ऐसा जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन फंक्शन जो है वो सेम होंगे। अब देखो इसका एग्जांपल बहुत ही इजी है, ठीक है। जैसे कि ये बर्ड है, बर्ड्स उड़ता किससे है, विंग्स के थ्रू। ये बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई भी कैसे उड़ती है, विंग्स के थ्रू। तो दोनों का विंग्स देखो, दोनों का विंग्स का स्ट्रक्चर कैसा अलग है, सिंपल सी बात है कि बड़ा है, और ये क्या है, इसका विंग्स कैसा है, छोटा है। पर दोनों का काम क्या है, दोनों का फंक्शन क्या है, दोनों का फंक्शन तो एक ही है ना, फ्लाई करना। लेकिन दोनों का अगर बात करें स्ट्रक्चर तो कैसा है, डिफरेंट है। तो ये एक ऐसा एग्जांपल हो गया, एनालॉगस ऑर्गन का एग्जांपल हो जाएगा। फिर आई ऑफ ऑक्टोपस एंड मैमल्स, दोनों का आई जो है, दोनों का आई कैसा होता है, अलग अलग होता है, पर दोनों का फंक्शन क्या है, सेम ही तो है। दोनों का फंक्शन क्या है, देखना ही तो है ना, तो सेम ही हुआ। उसी तरह फ्लिपर ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन, ये दोनों का काम क्या है, एक है, पर स्ट्रक्चर दोनों कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। फिर आते हैं डार्विन्स। ये डार्विन अंकल की कहानी ना बहुत ही मजेदार है। ये डार्विन अंकल बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये पूरा चैप्टर में इन्हीं की कहानी को हमें पढ़ना है। क्यों पढ़ना है, क्योंकि इन्होंने ऐसे ऐसे थ्योरी दिया है ना कि भैया आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ये उन्होंने क्या देखा, वो 1850s में गए थे इंग्लैंड, और उन्होंने वहां देखा था कि वहां पर व्हाइट माउथ की संख्या, व्हाइट माउथ जो थे वो ज्यादा था, और डार्क माउथ जो था वो कम पाया जाता था। लेकिन वहां पर क्या हुआ, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, इंडस्ट्रियलाइजेशन में समझ रहे हो कि फैक्ट्री सब लगने लगा, तो फिर से फिर उन्होंने क्या था 1920 में, 1920, ये आपको याद आ जाएगा, भूत का एक मूवी है 1920, तो आपको याद रखेगा इसमें कि 1920 में जब वो गए थे, 1920 में जब डार्विन जो है दोबारा वो वहां पर गए उस जगह पे इंग्लैंड में, वहां पर उन्होंने देखा कि डार्क माउथ जो है वो बढ़ चुका है और व्हाइट माउथ जो है वो कम हो चुका है। मतलब कि उन्होंने देखा कि व्हाइट माउथ ज्यादा कब थे, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं था। इंडस्ट्रियलाइजेशन होने के कारण क्या हुआ, डार्क माउथ में क्या हुआ, डार्क माउथ जो थे वो ज्यादा हो गया, और व्हाइट माउथ जो थे वो क्या हो गए, उनकी संख्या क्या हो गई, कम हो गई। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको ना बहुत कुछ समझना है, तो आप यहाँ पर ध्यान से सुनना, मैं जैसा जैसा बोलूँ ना बस आपको वो समझना है, ठीक है। आप अपने से ज्यादा लॉजिक मत लगाना, वरना कुछ भी नहीं समझ पाओगे यार। देखो यहाँ पर आपको ईरा दिख रहा है, तीन तरह के ईरा हैं, कौन कौन से, सेनोजोइक, मेसोजोइक और पैलोजोइक। अगर आपको इसमें ट्रिक याद रखना है कि ईरा का कैसे ट्रिक याद रखें, तो आपको याद रखना कि सब में जोइक जोइक है, लास्ट में क्या है, देखो यहाँ जोइक, ये भी जोइक और ये भी जोइक। क्लियर है। तो ईरा याद रखने का ट्रिक क्या है कि आपको याद रखना है कि लास्ट में उसमें क्या मिलेगा, जोइक मिलेगा। और ईरा कितने होते हैं, तीन होते हैं, सेनोजोइक, मेसोजोइक और पैलोजोइक। यहाँ तक क्लियर है। इस सेनोजोइक ईरा के अंदर दो चीज आते हैं, कौन कौन से, तो इसमें भी आपको ट्रिक याद रखना है कि तीन और चार। तीन को हम क्या कहते हैं, टर्सरी, और चार को हम क्या कहते हैं, क्वाटरनरी। तो आपको याद रह जाएगा कि सीनोजोइक में कौन कौन से होते हैं, दो होते हैं, कौन कौन से, तीन और चार, मतलब कि टर्सरी और क्वाटरनरी। फिर आते हैं मेसोजोइक में। मेसोजोइक में आपको याद रखना है कि इसमें लास्ट में एक एक आएगा, जैसे कि जुरासिक, ट्राइसिक। क्या रखना है, एक, है ना, जैसे कि जुरासिक और ट्राइसिक। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है, यह है क्रिटेशियस।
इसका बस आप नाम याद रखना कि मेसोजोइक में एक एक्सेप्शनल है, वो है क्रिटेशियस। बाकी आपको ट्रिक याद रखना ही तुरंत याद हो जाएगा कि लास्ट में आपको इक याद रखना है। जुरासिक आपने मूवी भी देखी होगी तो ये तो आपको याद हो जाएगा, और ट्राइसिक यहाँ बस याद रखना है। लास्ट है पैलाजोइक। पैलाजोइक के अंदर चार चीज होते हैं, तो आप इससे भी एक देखो, सीनोजोइक, मेसोजोइक और पैलाजोइक। इसमें मैंने बोला ना जोइक जोइक याद रखोगे तो आपको हीरा याद हो जाएगा। सीनोजोइक में कितने थे? दो थे। मेसोजोइक में कितने? तीन है। तो और पैलाजोइक में कितने हैं? चार है। तो ये भी ट्रिक्स आपको याद हो जा रहा है, क्लियर। अब देखो पैलाजोइक में आपको याद रखना है अन अन क्या आएगा, अन लास्ट में क्या आएगा, अन आएगा। जैसे कि परमियन, डेबोनियन और सुलेरियन, लास्ट में अन आ रहा है ना। लेकिन इस केस में भी एक एक्सेप्शन है, वो है कौन? कार्बोनीफेरस। कौन है? कार्बोनीफेरस। तो पहले आप क्या करो, पहले तो आप ट्रिक को याद करो, उसके बाद एक्सेप्शन पे जाओ, क्लियर है। अगर आपको ट्रिक याद हो जाएगा तो सोचो आप इतना कुछ कवर कर लोगे कि सेनोजोइक में कितने आते हैं? दो आते हैं। मेसोजोइक में कितने होते हैं? तीन होते हैं। और पैलोजोइक में क्या आता है? चार होता है। किसमें इक है, किसमें एन है, वो आप समझ जाओगे, है ना। तो आपको बहुत कुछ याद हो जाएगा इस ट्रिक की मदद से ही। अब मेरे को बताना इसमें यह है कि देखो, ये जो पैलाजोइक है ना, पैलाजोइक के अंदर ओरिजिन किसका किसका होता है? तो पैलाजोइक के अंदर ओरिजिन होता है ब्रायोफाइट्स का, टेरिडोफाइट का और जिम्नोस्पर्म का। ये आपको अगर आपने पढ़ा होगा तो अच्छी बात है, पर मैं ये चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा जब एनिमल नहीं प्लांट किंगडम, तब आपको मैं अच्छे से बता दूंगा इसके बारे में, ठीक है, कि ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट ये सारे सारे में क्लियरली बताऊंगा। पर अभी आपको इस चैप्टर में जितना जानना है मैं उतना जरूर बता रहा हूँ, क्लियर है। तो इसमें पैलाजोइक में ओरिजिन किसका किसका हो रहा है? ब्रायोफाइट्स का हो रहा है, टेरिडोफाइट्स का हो रहा है और जिम्नोस्पर्म का हो रहा है। अब मान लो यहाँ पर इसका ओरिजिन हो रहा है, ये यहाँ पर जन्म ले रहे हैं, समझो एक तरह से कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पैलाजोइक के अंदर जन्म ले रहे हैं। तो अब ये बढ़ेंगे कहाँ? बढ़ेंगे ये मेजाजोइक में। कहाँ बढ़ेंगे? मेजाजोइक में। तो इनका गोल्डन एज कहाँ आएगा? तो मेजाजोइक में आएगा। मतलब कि ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म का ओरिजिन कहाँ है? पैलाजोइक में। पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि बताओ इन इस तीनों में ये जो टेरिडोफाइट है इसका गोल्डन एज कहाँ आया होगा, तो गोल्डन एज आता है इस मेजोजोइक में, क्लियर है, गुड। अब मेसोजोइक में ओरिजिन होता है एंजियोस्पर्म का। किसका होता है? एंजियोस्पर्म का ओरिजिन होता है। तो आप ये बताओ कि अगर यहाँ पर इस मेसोजोइक में ओरिजिन हो रहा है एंजियोस्पर्म का, तो इसका गोल्डन एज कहाँ आएगा? इस सेनोजोइक में आएगा। तो उसी तरह आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ मेसोजोइक में किसका ओरिजिन होता है, तो आप बता सकते हो कि एंजियोस्पर्म का ओरिजिन होता है। और मेसोजोइक में ये भी पूछ सकता है कि किसका गोल्डन एज आता है, तो ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म का गोल्डन एज आता है। और सीनोजोइक में किसका गोल्डन एज आता है? तो एंजियोस्पर्म का। तो सोचो इस छोटे से डायग्राम में सोचो तो एक छोटे से पाई चार्ट में आप कितना कुछ सॉल्व कर लिए, है ना। अगर ये आपको ये याद रह जाता है तो आपको बहुत हेल्प होगा, क्योंकि अब मैं बता दूं इससे हर साल नीट में एक क्वेश्चन आता ही है, क्लियर है। इससे हर साल आता है, तो आप बहुत इंपॉर्टेंट मान के चलो, खास करके वो जो एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब आगे आते हैं। तो ये चीज तो हमने पढ़ लिया, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं था। अब हमने ये तो कर लिया ना ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट ये सब। तो मतलब ये प्लांट किंगडम के थे। ये क्या था? ये ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे सारे किस में आते हैं? प्लांट किंगडम में आते हैं। और अगर आपको याद हो तो हमने अब थोड़ी देर पहले किन से साइंटिस्ट के बारे में बात किया था? अर्नेस्ट हैकल के बारे में बात किया था। और इन्होंने बताया था ना 3 किंगडम दिए थे, कौन कौन से? प्लांटाई, एनिमलिया और प्रोटिस्टा। ये सारे सारे बारे में तो बताया था। तो अगर हम प्लांट किंगडम की बात कर रहे हैं तो एनिमल किंगडम की भी तो बात करेंगे ना। तो अब बात करते हैं एनिमल किंगडम की। तो देखो पेलाजोइक है, पेलाजोइक में अंदर हमने बताया ना ये चार चीज होते हैं, ध्यान से सुनना। अब ये चार चीज होता है ना, जिसमें अन अन बोला था मैंने, परमियन, डेबोनियन, सुलेरियन, ये सब हमने कहा था। तो ये जो परमियन है ना, परमियन में कोई भी ओरिजिन नहीं होता, किसी का भी ओरिजिन नहीं होता। परमियन में किसी का भी ओरिजिन नहीं होता है, ये याद रखना है। ओरिजिन सिर्फ यही तीनों में होता है,
कौन कौन से में? सुलेरियन में, डेबोनियन में और कार्बोनीफेरस में। क्लियर है? किस में ओरिजिन होता है? सुलेरियन में, डेबोनियन में और कार्बोनीफेरस में। तो सुलेरियन में जो है ओरिजिन होता है किसका? फिश का। डेबोनियन में ओरिजिन होता है किसका? एम्फीबिया का। और ओरिजिन में और कार्बोनीफेरस में ओरिजिन होता है रेप्टाइल्स का। यहाँ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर कट गया होगा, यहाँ होता है रेप्टाइल्स का। आपको इसमें याद कैसे रखना है मैं बताता हूँ कि देखो, आपको याद रखना है कि फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। कैसे याद रखना है? फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स। और उसमें याद रखना है आपको जिम ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ये आपको याद रखने में इजी पड़ेगा। मैं आपको ऐसे याद रखना इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे कि सुलेरियन है, सुलेरियन में ओरिजिन किसका हो रहा है? तो फिश का हो रहा है। अब बताओ, अगर इसका ओरिजिन यहाँ पर हो रहा है तो इसका गोल्डन एज कहाँ आएगा? अब बहुत कुछ सोच रहे हो कि इसका ओरिजिन आ जाएगा इस जगह पे, पर मैं बोलूंगा इस जगह पे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर देखो, ये जो फिश है ना, इसका ओरिजिन यहाँ हो रहा है और एम्फीबिया का ओरिजिन यहाँ हो रहा है डेवोनियन पे। तो इस फिश का जो गोल्डन एज आएगा वो आएगा डेवोनियन पर। कहाँ आएगा? डेवोनियन में इसका गोल्डन एज आएगा। उसी तरह ये एम्फीबिया जो है, ये यहाँ पर ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो ये एम्फीबिया का ये जो गोल्डन एज आएगा वो कहाँ आएगा? इस कार्बोनीफेरस में आएगा। क्लियर होता जा रहा है? अब ये जो कार्बोनीफेरस है, कार्बोनीफेरस में ओरिजिन किसका हो रहा है? तो इस रेप्टाइल्स का हो रहा है। अब बोलेंगे कि इस रेप्टाइल्स का ओरिजिन तो यहाँ आ जाएगा पर्मियन में, पर ऐसा नहीं है। मैंने क्या बोला? पर्मियन में ना ही किसी का ओरिजिन होता है और ना ही किसी का गोल्डन एज आएगा। तो ये जो कार्बोनीफेरस में जो ओरिजिन हो रहा था रेप्टाइल का, इसका गोल्डन एज आ जाता है इससे मेसोजोइक पर। कहाँ आ जाता है? इस मेसोजोइक पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये बात को समझना आप। क्लियर है? और यहाँ मेसोजोइक में, इस मेसोजोइक में जो है, यहाँ पर ओरिजिनेट हो रहे हैं कौन कौन? बर्ड्स और मैमल्स। तो ये बर्ड्स और मैमल्स जो है, इसका ओरिजिनेट जो है, या बोलो ओरिजिन जो है, कहाँ पर हो रहा है? इस मेसोजोइक में हो रहा है। तो इसका जो भी गोल्डन एज आएगा वो कहाँ आएगा? तो इस सीनोजोइक पर आएगा। क्लियर है? जिस तरह पहले हम कर रहे थे उसी तरह करना है, पर थोड़ा सा चेंजेस क्या आ गया इसमें कि फिश का जो गोल्डन एज है वो कहाँ आ रहा है? इस डेवोनियन पे आ रहा है। और एम्फीबिया का जो गोल्डन एज है उस कार्बोनीफेरस पे आ रहा है। और रेप्टाइल्स का जो गोल्डन एज है वो इस मेसोजोइक पर आ रहा है। और बर्ड्स और मैमल्स का जो गोल्डन एज है वो सीनोजोइक पर आ रहा है। ये याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 2 बार आप पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा। मैंने 2 बार ऐसे भी बता दिया, तो आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तो समझ जाओगे। क्लियर है? और अगर आप ये चार्ट बनाना समझ गए तो और भी इजी पड़ेगा आपको, तब तो याद रखने की भी जरूरत नहीं है। थोड़ा देर पहले मैंने बताया था ना ये डार्क माउथ और व्हाइट माउथ के बारे में, जो डार्विन अंकल ने बताया था कि मतलब ये जो डार्क माउथ थे ये बढ़ गया था और व्हाइट माउथ की संख्या कम हो गई थी इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। तो ये डार्क माउथ कुछ इस तरह का दिखता है और व्हाइट माउथ जो है कुछ इस तरह का दिखता है। क्लियर है? अगर आपको अब याद हो तो डार्विन्स ने बताया था ना कि नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। अब उस नेचुरल सिलेक्शन का मतलब जानते हैं, है ना, कि वो नेचुरल सिलेक्शन कहना क्या चाहते थे। तो नेचुरल सिलेक्शन का क्या मतलब है? जैसे कि देखो कि एक फार्मर फार्मर क्या कहता है? खेती करता है। सिंपल सी बात है, फार्मर्स क्या करते हैं? खेती करते हैं, फार्म्स करते हैं। तो वो फार्म जब करते हैं, खेती जब करते हैं, तो वो जो भी कुछ लगाते हैं, मान ले कि कोई वो सब्जी लगाए, कोई भी लगाए, पी लगा लिए मान लो, उसमें क्या होगा? कीड़े आ जाते हैं ना, हर्बिसाइड्स पेस्टिसाइड्स लग जाते हैं ना, कीड़े लग जाते हैं। तो उस हर्बिसाइड्स को जो भी लग जाते, कीड़े लग जाते हैं, उसको हम मार देते हैं कि नहीं मारते हैं? पेस्टिसाइड का यूज करते हैं ना उसको मारने के लिए। क्यों करते हैं? ताकि वो कीड़े जो लगे हैं वो मर जाएं और हमारा जो भी हमने जो भी ग्रो किया है वो अच्छे से हो। तो हम क्या करते हैं? उसको मारने के लिए पेस्टिसाइड का यूज करते हैं। तो पेस्टिसाइड का जो यूज करते हैं, तो वो क्या, पेस्टिसाइड क्या सारे कीड़ों को मार देता है? क्या वो सारे कीड़ों को मार देता है? तो इसका जवाब है कि नहीं, सारे कीड़े नहीं मरते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूँ
आधा जो मच्छर आपके घर में तो रहता ही है ना, मॉस्किटो, तो वो पहले ना सिर्फ धुएं से भाग जाते थे, है ना। पर अब देखो, अब धुआं क्या, अब अगर आप ऑल आउट जला लो तो भी जल्दी नहीं मरते हैं, जल्दी नहीं भागते, क्योंकि उसको आदत हो चुका है। तो उसी तरह ये जो कीड़े होते हैं ना, उन्हें भी आदत हो चुका है इस पेस्टिसाइड्स का, समझ रहे हो। तो जो अब भी हम पेस्टिसाइड देते हैं खेत में, तो 90% मानते हैं कि 90% जो है, जो भी कीड़े हैं, जो भी पेस्टिसाइड्स हैं वो मर जाएंगे, 90% जो भी हैं कीड़े वो मर जाएंगे। लेकिन 10% जो कीड़े बच जाते हैं, जैसे कि मान लो कि हमने क्या किया, पेस्टिसाइड दिया, पेस्टिसाइड देते ही क्या हुआ, 90% जो थे वो मर गए। 90% जो भी पेस्टिसाइड्स थे, जो भी कीड़े थे, वो क्या हो गए, मर गए। लेकिन जो इस पेस्टिसाइड लेने के बाद भी, मतलब जहर, आखिर पेस्टिसाइड क्या, जहर ही तो है, तो जहर देने के बाद भी जो नहीं मर रहे हैं, जो नहीं मर रहे हैं ना, वो आगे क्या करेंगे, वो आगे जाके अब रिप्रोड्यूस करेंगे। सिंपल सी बात है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, जो पेस्टिसाइड हमने दिया उसमें 90% तो मर गए, लेकिन 10% जो है कि वो नहीं मरेंगे। और जो नहीं मर रहे मतलब कि वो कैसे, वो रेसिस्टेंट वैरायटी के हैं, मतलब कि उनमें कुछ ऐसा है जिसके कारण पेस्टिसाइड भी असर नहीं कर पा रहा, है ना। अब वो जिंदा जो रह जाएगा, वो आगे जाके क्या करता जाएगा, वो रिप्रोड्यूस करता जाएगा, और उस और पेस्ट और जो हार्बिसाइड को बनाता जाएगा, रिप्रोड्यूस करता जाएगा। तो रिप्रोड्यूस करने के बाद क्या, जैसे कि उसके जीन में से, कि मान लो कि ये तो वो थे ना, रेसिस्टेंट वैरायटी के थे, मतलब कि इनको पेस्टिसाइड से भी खतरा नहीं था, मतलब इसके जीन में कुछ ऐसा होगा जो इसको प्रोटेक्ट कर रहा होगा। तो इससे इसके बाद की जो प्रोजेनी आएगी उसके जीन में भी तो वही होगा, उन्हीं का जीन होगा, मतलब कि वो तो और भी अच्छे होंगे ना, मतलब उससे तो और भी पेस्टिसाइड से, कुछ पेस्टिसाइड दोगे तो भी वो नहीं मरेंगे, मतलब थोड़ा चेंजेस आता जाएगा, रिप्रोडक्शन करते जाएंगे, कुछ और चेंज आएगा, थोड़ा सा चेंज आते आते क्या हो जाएगा, इवोल्यू, मतलब थोड़ा सा चेंज, जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पर एक डायग्राम दिखाया है, तो आपको इसमें ये मैं सबको समझाना है, जैसे कि मान लो कि एक ये कीड़ा है, ठीक है, ये वो कीड़ा है जो जिंदा रह गया, मतलब पेस्टिसाइड देने के बाद भी जिंदा रह गया, वो कीड़ा है। इसने क्या किया, रिप्रोड्यूस किया, आगे जाके इस तरह बनाया, ये भी मान लो आगे जाके कुछ इस तरह बनाया, कुछ इस तरह से बनाया, कुछ इस तरह, फिर ये भी बनाया, रिप्रोड्यूस किया, प्रोजेनी कुछ इस तरह बना, ये भी रिप्रोड्यूस किया, प्रोजेनी कुछ इस तरह बनाया। तो ये जो चेंजेस हो रहे हैं ना, इसी चेंजेस को तो हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं ना। तो उसी तरह जो ये जब ये रेसिस्टेंट वैरायटी के जो हर्बिसाइड्स थे, जो भी कीड़े थे, वो आगे जाके जो रिप्रोड्यूस करते जाएंगे, तो उसके जो जीन में जो चेंजेस आता जाएगा, जो अभी म्यूटेशन हो रहा है, उसके कारण क्या हो जाएगा, एवोल्यूशन आएगा, और उस एवोल्यूशन को हम कहेंगे एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। क्या कहेंगे, एंथ्रोपोजेनिक एक्शन। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि नेचुरल सिलेक्शन में जो डार्विन अंकल्स थे वो बताना क्या चाह रहे थे, कि किस तरह से एक कीड़ा बोलो या तो फिर हर्बिसाइड जो है अपना अपने आप को रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, और कैसे इसके इवोल्यूशन होता है, ये बताना था उनका। ठीक है, यहाँ तक हमने बता दिया। अब आगे आते हैं। ये जो डार्विन अंकल थे, इनको घूमने का ना समझो तो यार बहुत शौक था, है ना। क्योंकि डार्विन अंकल जो है वो एक बार कहाँ गए थे, गैलाफेगस आइसलैंड गए थे, और गैलाफेगस आइसलैंड में इन्होंने एक ईगल बिग को देखा, कुछ इस तरह दिखता था, देख लो डायग्राम में इस तरह फिगर भी दिखा हुआ है। तो ये जो ईगल बिग था, इन्होंने देखा, देखो ईगल का काम क्या है, कि मीट खाना, है ना, कोई भी मीट है तो उसको खा सकता है, वो ईगल तो खा सकता है ना, जरूर खाता है। लेकिन इन्होंने देखा वहां पर कि ये जो ईगल है जिंदा रहने के लिए क्या कर रहा है, सीड को खा रहा है। मतलब ये आप क्या कर रहा है, सीड को खा रहा है, मतलब ये क्या कर चुका है, अपने आप को अडेप्ट कर चुका है कि भैया जिंदा रहने के लिए उसके अगर मांस नहीं मिल रहे, मतलब कि कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो वो क्या कर रहा है, सीड खा करके भी जिंदा रह रहा है, मतलब ये खुद को क्या कर चुका है, अडेप्ट कर चुका था। उसी को कहते हैं एडप्टिव रेडिएशन। क्या कहते हैं, एडप्टिव रेडिएशन। और इसको क्या कहते हैं, एडेप्टिव रेडिएशन कहते हैं। और ऐसा एडेप्टिव रेडिएशन कौन कौन करता है, तो डार्विन फिंचेस, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, ये जो है अपने आप को अडेप्ट कर चुके थे कि जिंदा रहने के लिए अगर
जो नीड इनको चाहिए वो नहीं मिल रही है तो भी ये दूसरा कुछ खा करके जिंदा रह लेते थे। यहाँ तक आपको समझना है कि एडेप्टिव रेडिएशन, जो आपने बोला ना, ये जो एडेप्टिव रेडिएशन, यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो आगे अभी हम इसी को लेकर चल लेंगे, है ना। आगे आता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो अभी हमने कहा ना कि जो ये एडेप्टिव रेडिएशन है ना, मोर देन वन एडेप्टिव रेडिएशन इन एन आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया इज कॉल्ड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। और ये जो एडाप्टिव रेडिएशन है, जो मतलब है कि जो डार्विन ने देखा था कि ईगल जो है वो क्या कर रहा है, सीड खा रहा था, तो ये जो एडाप्टिव रेडिएशन था, अगर एक से ज्यादा, अगर एक जोग्राफिकल एरिया के अंदर दिख जाए, एक जोग्राफिकल एरिया के अंदर अगर एक से ज्यादा एडाप्टिव रेडिएशन हो रहा हो, तो हम उस इवोल्यूशन को कहेंगे कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। डेफिनेशन याद रखना है, मैंने बहुत अच्छे तरह से बताया, ये याद रह जाएगा आपको। ये बोर्ड्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेफिनेशन जो है आपको पता ही है, इनसाइड नीट में कभी डेफिनेशन नहीं पूछते हैं, ठीक है ना, पर बोर्ड में आ सकता है, इसलिए मैंने बताया, इसके एग्जांपल्स भी है। अब है डार्विन्स थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। अब हम बताते हैं कि डार्विन्स ने इवोल्यूशन के लिए कौन कौन सा थ्योरी दिया। तो सबसे पहले थ्योरी क्या दिया उन्होंने, नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। और नेचुरल सिलेक्शन में क्या बताया कि वही ना बताया था कि जो हर्बिसाइड जो लग जाते हैं ना, ये जो हर्बिसाइड लग जाते हैं तो हम पेस्टिसाइड का यूज करते हैं, जिसमें कि सारे नहीं मरते हैं, जो रेसिस्टेंट वैरायटी रहते हैं वो सरवाइव कर सकते हैं। मतलब उसके अंदर क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है जिंदा रहने की, कि वो जिंदा रहेंगे ही रहेंगे, और वो आगे जाके क्या करते हैं, आगे जाके अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस करने के बाद उनके कुछ क्या होता है, चेंजेस होते हैं, कुछ म्यूटेशन होता है, कुछ कैरेक्टर्स का इनहेरिट होता है, जिसको हम कहते हैं इनहेरिटेंस। याद है, हमने जेनेटिक्स में ये तो पढ़ा था। तो इन कुछ न्यू कैरेक्टर्स का इनहेरिट होता है, जिसके कारण क्या आता है, उनमें म्यूटेशन आता है। म्यूटेशन आने का मतलब क्या है कि जो डीएनए है उसके सिंगल बेस पेयर में क्या हो रहा होगा, चेंजेस हो रहा होगा। जब बहुत बड़ा म्यूटेशन होता है ना, तब कहते हैं हम, जब म्यूटेशन होता है तब हम क्या कहेंगे, माइनर वेरिएशन। जब ज़्यादा म्यूटेशन होगा तो हम कहेंगे उसको माइनर वेरिएशन, और जब बहुत सारे वेरिएशन देखेंगे तब हम जाके कहते हैं कि हाँ इसका इवोल्यूशन हो रहा है। तो देखो कितना को, अगर हम जेनेटिक्स अगर नहीं पढ़े होते तो क्या ये चैप्टर को हम कवर कर पाते, नहीं कर पाते ना। इसीलिए इस चैप्टर को कवर करने के लिए पहले हमें जेनेटिक्स पढ़ना जरूरी था। अगर आपका जेनेटिक्स क्लियर है तो ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब आते हैं एक साइंटिस्ट के बारे में, वो है लेमार्क। लेमार्क ने दिया था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये जो है फेल्ड भी हो गया था। इनका कहना था कि जैसे कि कोई बॉक्सर है तो उसका बेटा भी आगे जाकर के बॉक्सर बनेगा। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर कहने का मतलब क्या है कि उसके अंदर सिर्फ वही कैरेक्टर इनहेरिट करेगा जो कि उसमें है। मतलब कि एक बॉक्सर के अंदर जो जीन है क्या वही, मतलब कि क्या उसका बेटा भी आगे जाके बॉक्सर ही बनेगा, क्या उतना ताकत आएगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये लेमार्क जो है आते से खत्म हो गया था, जो फेल हो गए थे। अब आता है जेनेटिक वेरिएशन में, किस में आते हैं, जेनेटिक वेरिएशन में। तो जो जेनेटिक वेरिएशन होता है, जो जेनेटिक वेरिएशन होता है क्या वो डायरेक्ट होता है क्या, मतलब कि ऐसा तो नहीं ना कि तुरंत ही जेनेटिक में चेंज, जीन में चेंज आने लगता है, ऐसा तो नहीं है, बहुत टाइम लगता है। तो ये कैसे होते हैं, स्मॉल होते हैं और डायरेक्शनल होते हैं। मतलब कि अगर एक बार जैसे कि देखो, ये जो है पहले इस तरह इसमें कन्वर्ट हुआ, फिर इस तरह से इसमें कन्वर्ट, फिर इसमें कन्वर्ट, फिर इसमें कन्वर्ट, तब जाके एक इंसान बना मान लो, है ना। तब तो ये बंदर से इंसान बना ना। ऐसा तो हुआ नहीं ये डायरेक्ट बंदर था और कल जो इससे रिप्रोड्यूस हुआ डायरेक्ट इंसान बना, ऐसा तो नहीं हुआ। मतलब वो स्मॉल स्मॉल चेंजेस आए हैं। दूसरी बात डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब मेरे को ये बताना है कि जैसे कि ये इंसान बंदर से क्या बन गया, इंसान बन गया। ऐसा तो नहीं होगा ना कि कल इंसान से बंदर बन जाए, ऐसा होता है क्या, नहीं हो सकता। इसीलिए कहता है कि डायरेक्शनल है, मतलब एक बार जो हो गया सो हो गया। अब आगे आते हैं जीन रिकॉम्बिनेशन। जीन रिकॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या लिखा है पहले पढ़ते हैं। कॉज्ड बाय द क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस, caused by the crossing over during gametogenesis। गैमेटोजेनेसिस जब हो रहा होता है, जब गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, तो उसमें जो क्रॉसिंग क्रॉसिंग ओवर का मतलब क्या है ना कि मटेरियल का चेंजेस,
को भी कौन सा मटेरियल, तो जेनेटिक मटेरियल। तो जब जेनेटिक मटेरियल का चेंजेस होता है इस गैमेटोजेनेसिस के प्रेजेंस में, तो उसको हम कहेंगे जीन रिकॉम्बिनेशन। और गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग मैच्योर जर्म सेल। क्लियर है। दूसरा है म्यूटेशन। म्यूटेशन की बात हम कर चुके हैं कि म्यूटेशन होता कैसे है। और म्यूटेशन के बारे में और भी कुछ बात है, जैसे कि ये जो म्यूटेशन होता है ये डिसकंटिन्यूअस सोर्स ऑफ वेरिएशन होता है। डिसकंटिन्यूअस सोर्स मतलब ऐसा नहीं कि हमेशा म्यूटेशन हो, जरूरी नहीं है, रुक के भी हो सकता है। ऐसा मान लो कि अभी म्यूटेशन हो रहा है, फिर अगला में नहीं हुआ, फिर उससे हुआ, उसमें हो रहा है लेकिन अगला में नहीं हुआ, मतलब इस तरह चलता है, कंटिन्यूअस मैनर में नहीं होता। और ये लार्ज तो होता है, और ये कैसा होता है, ये लार्ज होता है और नॉन डायरेक्शनल होता है। मतलब समझो तो ये जेनेटिक वेरिएशन का जस्ट अपोजिट है। क्लियर है। फिर है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या कहता है, तो इट इज क्रॉसिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर जेनेटिकली डिफरेंट इज इन वन और मोर ट्रेट्स। हाइब्रिडाइजेशन का कहने का मतलब है कि जो भी ऑर्गेनिज्म में जो क्रॉसिंग ओवर होता है, मतलब जेनेटिक का जो ट्रांसफर होता है, जेनेटिक मटेरियल जो ट्रांसफर होता है, वो अगर एक या एक से अधिक ट्रेट्स में अगर ट्रांसफर हो रहा हो, एक या मोर वन और मोर ट्रेट्स में अगर ट्रांसफर हो रहा हो, तो उसको कहते हैं हाइब्रिडाइजेशन। फिर है जीन माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन का क्या मतलब हो रहा है कि जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन द ओरिजिनल एज वेल एज न्यू पॉपुलेशन। जीन माइग्रेशन का मतलब क्या है, जो जीन फ्रीक्वेंसी से हमने पढ़ा है ना, जेनेटिक में पढ़ा है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चैप्टर आप जरूर देखें, क्योंकि उसके बाद ही आपको ये समझ आएगा, मैं तो इतना जरूर कहूंगा। तो जीन माइग्रेशन का कहने का मतलब है कि जो जीन फ्रीक्वेंसी है ना, जो जीन फ्रीक्वेंसी अगर आपको याद हो, तो इसका एक फॉर्मूला था जो कि दिया था हार्डी बिम्बर्ग प्रिंसिपल ने, हार्डी बिम्बर्ग अंकल ने, जिसको हम कहते हैं हार्डी बिम्बर्ग प्रिंसिपल। वो क्या था, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अगर आपको याद हो तो, नहीं है तो प्लीज आप, मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी है, आप एक बार जाके देख सकते हैं। क्लियर आ गया। तो जीन माइग्रेशन का मतलब है कि जो जीन फ्रीक्वेंसी में जो चेंजेस आते हैं, जिसके कारण जो पॉपुलेशन है, जो न्यू पॉपुलेशन आ रहा है, उसमें भी जो चेंजेस आ रहे हैं जीन के माइग्रेट होने से, जो न्यू पॉपुलेशन में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको कहते हैं जीन माइग्रेशन। क्लियर है। डेफिनेशन आप याद कर लेना। देखो मैंने बताया ना हार्डी बिम्बर्ग प्रिंसिपल, मैंने तो सोचा मैंने नहीं लिखा है, इसलिए मैंने ऐसे बता दिया, पर मैंने लिख दिया था। आप लोग ऐसे देखो, मैंने बोला ना जेनेटिक्स टॉपिक है ये, अगर अगर आप वो देखे तो बहुत अच्छी बात है, पर मुझे पता है बहुत लोग ऐसे हैं जो डायरेक्ट इसी को देख रहे होंगे और बोलने के बाद भी नहीं जाएंगे, तो मैंने बता ही दिया था इसमें भी। P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1 है। P प्लस क्यू का मतलब क्या है कि P जो है वो फ्रीक्वेंसी किसका बताता है, डोमिनेंट एलील का। अब डोमिनेंट एलील है क्या है, ये आपको मैंने जेनेटिक्स में बहुत अच्छे से बताया, बस अभी बता सकता हूँ कि जो कैपिटल है लेटर में लिखा हुआ डोमिनेंट है, जो रिसेसिव में लिखे होते हैं वो स्मॉल है ना। तो और क्यू क्या है, क्यू जो है वो रिसेसिव एलील का फ्रीक्वेंसी बताता है। पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1, इसमें बताता है जो पी स्क्वायर है वो कैसे है, डोमिनेंट एलील है, क्यू स्क्वायर कैसे है, रिसेसिव एलील है, और 2pq क्या बता रहा है, 2pq का मतलब है कि एक ये कैपिटल वाला ए आएगा और एक ये स्मॉल ए वाला आएगा, तो हम उसको कौन सा जाइगस कहेंगे, होमोजाइगस क्रोमोसोम या हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम। तो हम उसको कहेंगे हेट्रोजाइगस क्रोमोसोम, इसलिए हमने कहा है कि ए जो आंसर है क्या आएगा, ए। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है किसका फ्रीक्वेंसी है, हेट्रोजाइगस का फ्रीक्वेंसी है, और कैसा एलील है, तो दोनों के दोनों डोमिनेंट एलील कहलाएंगे। क्लियर है। अगर आपको अभी भी अगर कुछ डाउट है तो आप जेनेटिक्स वाले चैप्टर में जाएं, और वहाँ पर मैंने अच्छे से बताया है, पूरा इजीली एक्सप्लेन किया है, मैं बार बार नहीं बता सकता है ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। अब आते हैं जीन फ्लो में। जीन फ्लो का क्या कहना है, कि जीन फ्लो का कहना है कि जब जीन माइग्रेशन बहुत बार हो जाए, मल्टीपल टाइम्स हो, तो हम कहेंगे उसको जीन फ्लो। फिर है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट कब होता है, तो जेनेटिक ड्रिफ्ट तब होता है जैसे कि जो जीन फ्रीक्वेंसी है, जीन फ्रीक्वेंसी में अचानक से कोई चेंजेस आ जाए, अचानक से कोई चेंजेस आ जाए, तो हम कहेंगे कि वो जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया है।
अब जेनेटिक ड्रिफ्ट दो के अंदर दो चीज आते हैं, एक फाउंडर इफेक्ट और एक बॉटल नेक इफेक्ट। मतलब अगर जीन फ्रीक्वेंसी में अगर चेंज हो जाए तो दो तरह से हो सकता है, और दोनों इफेक्ट के बारे में हमने बात की कि एक क्या है फाउंडर इफेक्ट और एक बॉटल नेक इफेक्ट। पहले बात करते हैं फाउंडर इफेक्ट के बारे में। फाउंडर इफेक्ट क्या कहता है कि जैसे कि कोई बर्ड्स है या फिर कोई भी एनिमल्स है, जिंदा रहने के लिए क्या कर सकता है, या तो वो अपने मतलब अडेप्ट कर ले अपने आप को कि जो मिल रहा है वो खा ले, या तो फिर वो माइग्रेट कर जाए, मतलब कि ऐसा जगह चले जाए जहां पर वो जिंदा रह सकता है, उसे फूड मिल सकता है। तो फाउंडर इफेक्ट का कहना है कि जैसे कि कोई बर्ड है या फिर कोई भी एनिमल्स जो है जिंदा रहने के लिए क्या कर जाता है, माइग्रेट हो जा कर लेता है अपने आप को, या ड्रिफ्टेड बोलो तो माइग्रेट कर लेता है, मतलब ऐसी जगह चले जाता है जहां पर उसे खाना मिल सके। तो उसके कारण जो उसका जो ओरिजिनल पॉपुलेशन जा था, मतलब जहां पर वो पहले रहता था, तो उसका पॉपुलेशन तभी ज्यादा था। अब मान लो अब वो चला गया कहीं और, तो उसका जो ओरिजिनल पॉपुलेशन था वहां पर क्या हो गया, कमी हो गया। क्लियर है, वो कमी हो गया। अब वो चला गया, मान लो कहीं और चला गया है, तो वहां पर तो वो अडप्ट नहीं कर रहा ना, मतलब वो तो माइग्रेट कर लिया, मतलब वो वहां पर भी समझ लो कि जो बर्ड होगा वो वहां पर भी जो है मीट खा रहा होगा, और जो दूसरे जगह गया वहां पर भी मीट खा रहा है, मतलब उसने अपने आप को अडप्ट नहीं किया उस बीक की तरह। जो कि गैलापैगोस आइसलैंड में हमने देखा था कि जो बीक था वो सीड खा रहा था जिंदा रहने के लिए, पर इसने अपने आप को अडप्ट नहीं किया है, माइग्रेट कर लिया है। तो उससे जो भी न्यू स्पीसीज का फॉर्म होगा, मतलब है कि वो जो है वो जो न्यू यंग वंस को जन्म देगी, मतलब कि न्यू प्रोजेनी का जब फॉर्मेशन करेगी, तो उसके जो जीन में जो चेंजेस आएगा, जीन में जो चेंजेस आएगा, या फिर जीन फ्रीक्वेंसी बोल लो या एलेलिक फ्रीक्वेंसी बोल लो, बात एक ही है। ये भी मैंने आपको जेनेटिक्स वाले चैप्टर में बताया है। तो जीन फ्रीक्वेंसी और जो एलेलिक फ्रीक्वेंसी उसमें जो चेंजेस आएगा, उससे चेंजेस को ही बोलते हैं, उसमें चेंजेस होने वाले इफेक्ट को कहते हैं फाउंडर इफेक्ट। क्लियर है। आगे आते हैं, आगे है बॉटल नेक इफेक्ट। बॉटल नेक इफेक्ट कहता है जैसे कि मान लो कि अचानक से कभी अर्थक्वेक आ जाए, वोल्केनिक इरप्शन हो जाए, फ्लड्स आ जाए, स्टॉर्म्स आ जाए, है ना, ऐसा कुछ हो जिसके कारण आपको प्रॉब्लम हो जाए। तो सिंपल सी बात है, वैसे जैसे कि अभी नॉर्मल आप खुद सोचो कि अचानक से आप बैठे हो और कुछ कोई फ्लड आ जाए, तो आप क्या करोगे? जो अमीर होंगे तो वो तो हेलीकॉप्टर से चले जाएंगे, पर जो गरीब होगा वो क्या हेलीकॉप्टर मंगा सकता है? नहीं मंगा सकता, मतलब वो उसका तो नुकसान है, वो तो या तो जिंदा रहेगा या तो मर जाएगा वो, है ना। तो उसी तरह जो मतलब तो वो जिंदा कौन रह रहा है? तो जिंदा वही रह रहा है जो अमीर है, मतलब जो पैसे वाला है ना, वही जिंदा रह रहा है ना। सारे लोग तो जिंदा नहीं रह सकता, क्योंकि सारे के पास तो इतना पैसा नहीं है कि सारे के सारे लोग बोलें जैसे कि देखिए फ्लड आ रहा है, भाई हमें क्या करना है, तुरंत हेलीकॉप्टर को मंगा लेते हैं, इतना तो पैसा है नहीं किसी के पास। तो सारे लोग तो बचेंगे नहीं, बचेगा भाई जो पैसे वाला है। तो उसी उसी कहानी को आप यहाँ को रिलेट करो कि इसमें इसका कहना ये है कि अगर ऐसा प्रॉब्लम आया, अर्थक्वेक आए, वोल्केनिक इरप्शन आए, फ्लड्स आ जाता है, स्ट्रॉम्स आ जाता है, तो वही स्पीशीज जिंदा रह पाएगा, वही स्पीशीज जिंदा रह पाएगा जिसके अंदर कैपेबिलिटी होगी। नेचुरल सिलेक्शन जो पढ़ा था ना कि 90% जो भी हार्बिसाइड्स थे वो मर जा रहे थे, जो भी कीड़े थे वो मर रहे थे, लेकिन 10% जो बच जा रहे थे, क्योंकि उसके अंदर फिटनेस था। तो उसी तरह आप बता रहे उसके अंदर कैपेबिलिटी था, तो इसी में भी इसका कहना है कि वही स्पीशीज जिंदा रहेंगे जिसके अंदर कैपेबिलिटी होगा, फिटनेस होगा कि नहीं भाई जिंदा रहना ही है, तो वो जिंदा रहेगा, वही जिंदा रहेगा। और वो आगे क्या करेगा, रिप्रोड्यूस करेगा, मैटिंग करेगा, है ना, और उससे क्या करेगा, न्यू स्पीशीज का फॉर्मेशन करेगा। तो जो भी न्यू स्पीशीज फॉर्म होगा उसमें जो चेंजेस आया होगा इस इफेक्ट के कारण, उस इफेक्ट को कहते हैं बॉटल नेक इफेक्ट। क्लियर है। और ये दोनों इफेक्ट जो है ना रिस्पॉन्सिबल किसके लिए हैं? तो रिस्पॉन्सिबल है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, मतलब न्यू स्पीसीज के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं कि न्यू स्पीसीज का जो फॉर्मेशन होगा वो किस किस तरह होगा। क्लियर है। अब ये लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम नोट की बात करेंगे, पर ये लास्ट टॉपिक क्या कह रहा है कि डार्विन और ह्यूगो डी वेरिस दो साइंटिस्ट थे, जब बहुत जाने माने साइंटिस्ट है। ये है डार्विन अंकल। देखो जो इन्होंने बीक के बारे में बताया था, इसलिए इनका जो डायग्राम बनाया गया है कुछ इस तरह से बनाया गया था, आप देख के बता सकते हो। और आपको ये बहुत अच्छी तरह से याद रखना है कि जो डार्विन थे वो कहाँ गए थे, दो ही जगह गए हैं, इंग्लैंड गए हैं। इंग्लैंड कहाँ गए, कब गए थे, जब व्हाइट माउथ और ब्लैक व्हाइट माउथ और ब्रेक माउथ को देख रहे थे। और दूसरी बार गए थे गैलापैगोस आइलैंड, जहाँ पर उन्होंने बी के देखा था और एडेप्टिव रेडिएशन देखा था।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी उनकी, है ना। अब ये डार्विन और ह्यूगो डी वेरेस के बीच में क्या हुआ, लड़ाई हो गई थी। अब लड़ाई कैसे क्या के बारे में थी वो देखो। ही डार्विन्स का कहना था कि वेरिएशन जो होता है वो बहुत धीरे होता है ना, धीरे धीरे ही होता है ना। सिंपल सी बात है, इतना देर से हम इवोल्यूशन देख रहे हैं, ये जो चेंजेस हो रहा है क्या स्लोली स्लोली चेंजेस हो रहा है ना। जेनेटिक वेरिएशन कैसा हो रहा है, स्लो ही तो होता है, मतलब स्मॉल होता है, डायरेक्शनल होता है। तो इनका कहना था कि जो वेरिएशन होता है वो भी बहुत ही हल्का होता है, माइनर वेरिएशन होता है। लेकिन इनका कहना था ह्यूगो डी वेरिस का कि डायरेक्ट म्यूटेशन हो जाता है। अब बताओ ऐसा हो सकता है क्या। दूसरी बात कह रहे थे डार्विन अंकल कि ये स्मॉल एंड डायरेक्शनल होता है, जो कि हमने देखा था, है ना। जस्ट हमने थोड़ा जेनेटिक वेरिएशन में देखा है, यही तो देखा था, स्मॉल एंड डायरेक्शनल। तो ये तो बिल्कुल सही बोल रहे थे, लेकिन ये इनका कहना था नहीं, रैंडम होता है और डायरेक्शनल लेस होता है। मतलब इनका कोई भी बात नहीं मान रहे थे, कि जो कह रहे थे ना ये उल्टा कह रहे थे। अगर ये कह रहे थे ना कि सेव मीठा होता है तो बोलते नहीं ये खट्टा होता है। हाँ और नहीं तो क्या। इनका कहना था देखो, ये स्लो बोल रहे थे, ये स्लो चेंजेस होता है, ये बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। तो ये कहते हैं नहीं, सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन होता है, ये लो। अरे मान जाओ भाई, नहीं मानेंगे, लड़ाई करना है हमें। तो स्लो इनका कहना है सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन होता है, जिसको कहते हैं सेलेटेशन। ये आपको वर्ड याद रखना है, सेलेटेशन। सेलेटेशन का मतलब क्या है कि सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, ये आपको याद रखना है, उसको कहते हैं सेलेटेशन। तो ये इनके बीच लड़ाई हुई थी। अब सिंपल सी बात है, ये जो डार्विन अंकल थे वो 3 वोटों से जीत गए थे। है ना। आगे आते हैं, अब आगे आपको क्या याद रखना है वो देखो। यहाँ पर तो चैप्टर हो जाता है खत्म, पर कुछ कुछ साइंटिस्ट का एक्सपेरिमेंट है और कुछ नोट्स भी लिख दिया मैंने कि जो इम्पोर्टेंट मुझे लगा, तो वो मेरे को बताना था। एक्चुअली ये तो आप मैंने सिर्फ नोट्स में देने वाला था कि आप खुद पढ़ लो, पर मुझे पता है ना आप नहीं पढ़ोगे, मुझे ही पढ़ाओगे। इसलिए मैं तो सब बता ही देता हूँ। देखो, एक सीलोकांत था जो कि कहाँ पाया जाता है, साउथ अफ्रीका में पाया जाता था 1938 में। क्लियर है। बिगेस्ट डायनासोर का नाम क्या है, ट्राइनोसोरस, जो कि 20 फीट लंबा होता था। 20 फीट समझ रहे हो, कभी इंच टाइप हो ना तो नाप लेना। फर्स्ट मैमल्स की बात करो तो फर्स्ट मैमल जो है वो कैसा दिखते थे, श्रियो लाइक दिखते थे। साउथ अफ्रीकन एनिमल्स आर ओवररिडन बाय कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्रू नॉर्थ अमेरिकन एनिमल्स। मतलब इनका कैसा कहना मतलब है कि जो साउथ अफ्रीकन के एनिमल्स है और जो नॉर्थ अमेरिकन के जो एनिमल्स है वो क्या करते हैं, एक तरह से समझो तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण ही जिंदा रहते हैं। मतलब कि जब मान लो यहाँ पर ठंडा पड़ रहा हो तो यहाँ क्या पड़ रहा होगा, गर्मी। अब हो सकता है किसी भी किसी ऑर्गेनिज्म को या फिर किसी कोई भी मान लो कोई बर्ड है, उसे क्या चाहिए, सिर्फ गर्मी में रहना पसंद है। तो सब सिंपल सी बात है, जब यहाँ ये साउथ में अगर ठंड होगा तो यहाँ का गर्मी हो रहा होगा, तो ये क्या करेगा, वो बर्ड जो है माइग्रेट करके यहाँ आ जाएगा और अपना खाना खाएगा। दूसरी बात, अब मान लो यहाँ जब ठंडा हो पड़ रहा होगा तो यहाँ गर्मी पड़ रहा होगा, तो जैसे ही इसको पता, इस बर्ड को एहसास होगा कि यहाँ ठंडा आ गया, तो ये फिर से उड़ेगा और कहाँ चला जाएगा, इस साउथ में चला जाएगा और वहां पर ये जिंदा रहेगा, है ना। तो ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण जिंदा रहते हैं एनिमल्स, ठीक है। फिर है पॉज्ड एनिमल्स ऑस्ट्रेलिया और सर्वाइव्ड ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। और जो पॉज्ड एनिमल है वो भी जो ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, वो भी जो है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के कारण ही जिंदा रहते हैं। क्लियर है। फिर है डार्विन्स। डार्विन्स मैंने बताया डार्विन्स जो है वो कहाँ गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आता है नीट में भी, खास करके नीट वालों तो आप याद कर ही लेना। डार्विन जो है वो कहाँ गए थे, गैलापागोस आइसलैंड गए थे। और एक अल्फ्रेड जो थे, अल्फ्रेड भी थे, वो कहाँ गए थे, वो मलाई गए थे। ठीक है, अल्फ्रेड जो है वो मलाई गए थे। एक्चुअली ये क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आपको ज्यादातर ये आता है, पर बहुत बच्चे अगर ये पढ़ लिए हो तो मैंने सोचा कि बता देते हैं कि जो अल्फ्रेड है वो मलाई गए थे और डार्विन गए थे गैलापागोस आइसलैंड। तो मॉडर्न थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन दिया है किसने, ऑपरिन और हेल्डन ने। हॉट डाइल्यूट शिप दिया है हेल्डन ने, सिर्फ हेल्डन ने क्या दिया है, हॉट डाइल्यूट शिप दिया था। जर्म थ्योरी जो है वो दिया था लुइस पास्चर ने। किसने दिया है, लुइस पास्चर ने। जर्म थ्योरी क्या किसने दिया है, तो लुइस पास्चर ने। ये सारे के सारे साइंटिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यार मेरे, याद कर लेना। नीट के रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट है और जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने ये लिखा है, वरना मुझे कोई शौक नहीं था मतलब इतना मेहनत करने का।
है ना। बायोजेनेटिक लॉ किसने दिया है, तो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। बायोजेनेटिक लॉ को ही हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर इवोल्यूशन कहते हैं, जो कि हमने देखा था किस तरह अर्नेस्ट हैकल ने दिया था और किस तरह से किंगडम के क्लासिफिकेशन के बारे में भी बताया था। फिर आता है म्यूटेशनल थ्योरी। म्यूटेशनल थ्योरी दिया है ह्यूगो डी वेरिस ने, जो कि जिसने के कारण लड़ाई भी हो गया था, आपने देखा था किसके साथ लड़ाई कर लिया था इसने, डार्विन के साथ। देखो इन्होंने बताया ना म्यूटेशन के बारे में, इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो ह्यूगो डी वेरिस थे उन्होंने म्यूटेशनल थ्योरी दिया था। फिर है प्रोजेक्ट ऑन पॉपुलेशन। पॉपुलेशन पे कौन काम कर रहे थे, तो थॉमस माल्थस काम कर रहे थे। प्रोजेक्ट ऑन जियोलॉजी काम कर रहे थे चार्ल्स लिली। ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आप फिर भी याद कर लेना, याद करोगे तो पूरा ही याद करो कि, क्योंकि एग्जाम, देखो यार एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं होता, वो कुछ भी पूछ सकता है। ये तो अभी तक नहीं आया इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हो सकता है कि कल ही तो जो आप एग्जाम है उसमें आ जाए, पर इसलिए आप दो को याद ना करो ये अच्छी बात नहीं है, आप याद कर ही लेना। नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी थी, आप भूलोगे ही नहीं कि किसने दिया, डार्विन अंकल ने दिया था। और एक्वायर्ड कैरेक्टर इनहेरिटेंस भी नहीं भूलोगे, क्योंकि लेमार्क जो अंकल ने दिया था और इन्होंने तुरंत फेल हो गए थे, ये भी बात हमने बताई थी। तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो यहाँ पर फिनिश होता है। और तो कैसा लगा आपको ये इवोल्यूशन वाला चैप्टर, मेरे को कमेंट जरूर करना। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। तो अब कुछ बातें करना है, जैसे कि मैंने पहले कहा था ना कि अर्थ कैसे फॉर्म हुआ वो बताएंगे, तो हमने अर्थ की एज के बारे में भी जाना, बिग बैंग थ्योरी से ये भी समझा कि कैसे प्लेनेट का फॉर्मेशन हुआ, हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना वो भी देखा। तो आपको ये मजेदार लगा या नहीं वो भी जरूर मुझे बताना है ना। और आपको कुछ डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं तुरंत रिप्लाई करूंगा उसका। नोट्स अवेलेबल हो जाएगा, उसकी भी कोई टेंशन नहीं लेनी है आपको। अगर आपकी वीडियो लेक्चर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब तो कर ही देना। है ना। तो चलो हम बात करते हैं कि चैप्टर में इंपॉर्टेंट ज़्यादा क्या है ना। इराज जो है वो आपको थोड़ी डिफिकल्ट लगी होगी, पर वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं सच कहूँ तो। उससे जो है नीट और बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो उसमें कंफ्यूजन मत होना। जो भी मैंने ट्रिक बताई थी ना, वो ट्रिक को हमेशा रखना। जैसे कि डेवोनियन सुलेरियन, ये सारा ट्रिक था ना, अन अन वाला, ये सारे ट्रिक तो आपको बिल्कुल मत भूलना है ना। इस ट्रिक को याद रखते ही जाना, क्योंकि आपको ऐसा क्या होगा ना कि आप ट्रिक ज़्यादा याद रखोगे तो हो सकता है कि एग्जाम टाइम में आपको याद करने में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूँ, जहाँ भी ट्रिक मैं बोलूँ ना ट्रिक है, तो उसको प्लीज आप इसको याद कर लेना, है ना। अब बात करते हैं कि यूनिवर्स की एज कितनी है, प्लेनेट है ना, यूनिवर्स की एज कितनी है, अर्थ की एज कितनी है, ये भी आपको थोड़ी कंफ्यूज कर सकती है। तो ये नीट में ज़्यादातर कंफ्यूजन देता है, तो इसको अच्छे से याद कर लेना। बाकी चैप्टर में कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं था। होमोलोगस ऑर्गन, एनालोगस ऑर्गन आपने पहले भी पढ़ा होगा, बस इसमें क्या है, हमने थोड़ा डायग्राम के थ्रू कवर किया है, तो इसमें जरूर भूलने का तो चांस नहीं होता है। चलो अब ऑल द बेस्ट है ना आपको, और अच्छे से एग्जाम देना। और आपको वीडियो कैसी लगी हो प्लीज़ कमेंट जरूर बताना।